बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है 26 अगस्त, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कल 25 अगस्त को सेनेट के इजलास का मुकम्मल अहवाल। रात जो मैंने वीडियो लगाई थी उसमें मैंने आपको आखिरी 3 मिनट का बताया था कि जब आखिरी 3 से 5 मिनट में जब वोटिंग हुई और अपोजिशन की अक्सरियत से बिल मुस्तरद कर दिए गए तो उसके बाद अपोजिशन की सूरत हाल क्या थी और वो क्यों परेशान थे और कुछ आखिर में जो सूरत हाल थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल अहवाल बताऊंगा, पूरे तकरीबन 222 मिनट का जो प्रोसीडिंग का अहवाल है वो, और साथ ही आपको उस बयान के मुतालिक भी बताऊंगा कि वो कौन सा बयान था जिसके ऊपर अपोजिशन को एतराज़ था और वो बयान किसका था और कब का था। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो जिस तरह से मैंने ये लिखा हुआ है मैं इसी तरह से इसको पढ़ता जाऊँ ताकि जल्दी जल्दी आपको सारी प्रोसीडिंग का पता चल जाएगा, वरना 222 मिनट की प्रोसीडिंग को इस तरह से सीक्वेंस के साथ बताना जो है वो मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। 4 बजे का टाइम था और मीडिया को जो इंतज़ार था वो जो एजेंडा नंबर 28 था उसका इंतज़ार था, क्योंकि 28 पे ही बिल जो हैं वो शुरू होते थे 28 से और 30 तक जाते थे जो कि बिल FATF से मुतल्लिका थे। 4 बजे का टाइम था, लेकिन 16 मिनट बाद चेयरमैन सेनेट की टीम आकर बैठी। 18वें मिनट बाद कहा गया कि वो जो अनाउंस करते हैं कि मोअज़्ज़ज़ अरकान जनाब चेयरमैन सेनेट यानी चेयरमैन सेनेट आ गए हैं। सब ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया सादिक नजरानी साहब का। 19वें मिनट पर तिलावत शुरू हुई। तिलावत के बाद छुट्टियों की दरखास्तें पढ़कर ईवान से इजाज़त ली गई। जो छुट्टी पर सेनेटर थे उनकी जो दरखास्तें थी उसकी मंजूरी ली गई। 23वें मिनट पर एजेंडा नंबर 2 जब पढ़ा गया जिसके मुताबिक वक्फ़ा सवालात को मुअत्तल करने से मुतालिक वो जो एजेंडा था, तो जैसे ही वो पढ़ा गया तो राजा ज़फ़रुल हक साहब ने खड़े होकर कहा कि वक्फ़ा सवालात को मुअत्तल ना किया जाए। फिर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कल से रेगुलर हो जाएगा, आज नहीं हो सकता। फिर रज़ा रबानी साहब ने कहा कि क्या वजह है कि वक्फ़ा सवालात को तर्क किया जा रहा है। उन्होंने रज़ा रबानी साहब ने कहा कि हुकूमत ने FATF का बिल अगर बिलडोज करना ही है तो 1 घंटे से क्या फ़र्क पड़ता है, ये पार्लिमानी अकाउंटेबिलिटी से क्यों भाग रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर शहजाद वसीम जो कि कायदे ईवान हैं वो खड़े हुए, उन्होंने वक्फ़ा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक पेश की। इस दौरान अपोजिशन जो है वॉकआउट कर गई और हुकूमत की जो तहरीक थी वक्फ़ा सवालात मुअत्तल करने की वो आराम से पास हो गई। उसके बाद 4:27 पर जब अपोजिशन ने वॉकआउट किया तो उसके बाद आर्डर नंबर 3 जो सरदार शफीक तरीन की जानिब से था वो नहीं थे, तो डॉक्टर सीमी इज़दी साहिबा जो हैं वो उनकी जानिब से पेश कर रही थी। तो इस दौरान अपोजिशन के वॉकआउट करने की वजह से चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर सज्जाद हुसैन तूरी और शिबली फराज साहब को कहा कि अपोजिशन ने जेन्युइन मसले पर वॉकआउट किया है, आप जाएँ और उनको लेकर आएँ। उसके बाद 28वें मिनट पर श्री रहमान साहिबा ने आकर कोरम की निशानदेही कर दी। 35वें मिनट पहले गिनती की गई, उस वक्त 21 मेंबर्स थे, कोरम नामुकम्मल था। चेयरमैन सेनेट ने 5 मिनट तक घंटियाँ बजाने का हुक्म दिया। 35वें मिनट पर दोबारा गिनती की गई तो सिर्फ 24 मेंबर मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट ने दोबारा 2 मिनट के लिए घंटियाँ बजाने का हुक्म दिया। 41वें मिनट पर दोबारा गिनती हुई, फिर भी 24 मेंबर्स मौजूद थे, दोबारा घंटियाँ बजाने का हुक्म दिया गया। 47वें मिनट पर घंटियाँ बजाने का अमल रोककर दोबारा जब गिनती का कहा गया तो 1 मेंबर कम होकर 23 मेंबर्स रह गए थे, कोरम फिर भी नामुकम्मल था। तो इस पर जो चेयरमैन सेनेट सादिक नजरानी साहब थे उन्होंने आधे घंटे के लिए कार्रवाई मुअत्तल कर दी। उसके बाद 5:05 पर दोबारा आगाज़ हुआ और चेयरमैन सेनेट की जानिब से गिनती करने का कहा गया। हाउस में कोरम मौजूद था और फिर जो है वो आगाज़ कर दिया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि एजेंडा नंबर 3 और 4 को सेनेटर सीमी इज़दी साहिबा ने, एजेंडा नंबर 5, 6, 7, 8, 9 को सेनेटर तलब महमूद साहब के बिहाफ पर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, एजेंडा नंबर 10 को सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी के बिहाफ पर सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब ने, एजेंडा नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो है वो सेनेटर खुशबख्त शुजायत साहबा ने। उसके बाद एजेंडा नंबर 17 जो है वो सेनेटर फारूक नाइक साहब के बिहाफ पर सेनेटर श्री रहमान साहिबा ने। उसके बाद एजेंडा नंबर 18 और 19 सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब ने। एजेंडा नंबर 20 सेनेटर सितारा इम्तियाज़ साहिबा के बिहाफ पर सेनेटर फैसल जावेद खान साहब ने। एजेंडा नंबर 21 और 22 सेनेटर खुशबख्त शुजायत साहिबा ने और एजेंडा नंबर 23, 24 और 25 सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब ने आगे बढ़ाया। उसके बाद सेनेटर कलसूम परवीन साहिबा ने एक इशू उठाया कि जुमा हफ्ते इतवार को यौम आशूर के मौके पर मोबाइल सर्विस बंद होगी। रज़ा रबानी साहब ने अहमद फराज साहब की बरसी के हवाले से बात की और उनको खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फैज़ अहमद फैज़ कायद आज़म ने जो फ्लाई रियासत का कहा था वो आज सिक्योरिटी स्टेट बन चुकी है। अस्करी क़यादत के मुल्क के दाखिला खारजा अमूर में मुदाखलत पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मईशत और एनर्जी और दीगर मामलात में भी अस्करी क़यादत जो है उसको इन्वॉल्व कर लिया गया है। रियासत के शहरियों को आइन में दिए गए हकूक़ नहीं मिल रहे, इदारों के दरमियान डायलाग की ज़रूरत है, इससे पहले के लोग जो है वो एक तरह से बगावत कर दें। फ़रोग़ नसीम साहब ने उनको कहा कि 2008 के बाद से ये हालात हैं जो आप कह रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग, ये मसाइल वो मसाइल, ये 2008 के बाद से चल रहे हैं जो मामलात आप बता रहे हैं।
4:48 पर बाबर अवान साहब ने एजेंडा नंबर 26 पर बात शुरू की। उन्होंने बताया कि 22 मीटिंग्स हुई हैं, FATF के मामले में टाइम कम रह गया है, ये तहरीक इंसाफ के बिल नहीं है, ये पाकिस्तान के बिल हैं, कौमी सलामती पर हुकूमत को नहीं मुल्क, कौम और इस सरजमीन की सलामती के लिए वोट दें अपोजिशन को। उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश है यही कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में जाए, तो हमें भारत की इन कोशिशों को नाकाम बनाना है। और उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पास ना हुए तो पाकिस्तान को, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को जो है वो कौन कौन से जो है वो ख़तरात का सामना करना होगा अगर ये बिल पास ना हुए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी इस ईवान में अक्सरियत नहीं है, कौम देख रही है कि जब तक अपोजिशन साथ ना हो मसला हल नहीं हो सकता। उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने एतराज़ उठाया कि डॉक्टर शहजाद वसीम साहब ने तकरीर करते हुए इस जो बयानियाँ हैं उसकी नफ़ी की थी, जो बाबर अमान साहब कह रहे हैं कि ये कौम के लिए है, ये मुल्क के लिए है, ये मुल्क की सलामती के लिए ये जो है वो कानून साजी है। उन्होंने कहा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कि इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था डॉक्टर शहजाद वसीम साहब ने कि FATF में जो पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में गया था, इसकी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की मनी लॉन्ड्रिंग है और सिक्योरिटी काउंसिल की हिदायत की वजह जो हैं वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं। इस पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि 2 दिन पहले एक अलामी आया वज़ारत ख़ारजा का, जिसमें बताया गया कि कौन कौन सी तंजीम को कलअदम करार दे दिया गया, किन के अकाउंट्स बंद किए गए हैं। उसमें एक भी सियासतदान का नाम नहीं है, उसमें हाफिज़ सईद का नाम है, उसमें जैश मोहम्मद का नाम है। उन्होंने पूरे के नामों की फहरिस्त बताई। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि डॉक्टर शहजाद वसीम साहब का कौन सा बयान है जिसके ऊपर एतराज़ है। वो बयान मैं आपको सुना भी सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वो मैं ट्वीट कर दूँ अभी आधे घंटे में, वो आप ट्विटर के ऊपर सुन लीजिएगा। उन्होंने 19 अगस्त को तकरीर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान अगर FATF की ग्रे लिस्ट में गया है तो उसकी वजह जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, और देख लें कि किन के केसेस जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, किन के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस चल रहे हैं। यही मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी है इनकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में गया। उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ था, शहबाज शरीफ की तरफ था। ये एतराज़ उठाया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये मुल्क की सलामती का मसला है, कौमी मफाद का मसला है, दूसरी तरफ ये तकरीर करके कहते हैं कि ये अपोजिशन के रहनुमाओं की वजह से जो FATF में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में गया है तो इसकी वजह ये है। तो इस पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा कि ये वजाहत करें, ये माफ़ी मांगें, उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस पर जो है वो इसके बाद जो है जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ये मामला उठाया तो उसके बाद अपोजिशन ने जो है अपोजिशन ने कहा कि हम बिल पेश नहीं करने देंगे और एहतजाज जो है वो शुरू हो गया। डॉक्टर जो शहजाद वसीम है उन्होंने कहा कि वो अपने बयान की वजाहत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी लफ्ज़ मनी लॉन्ड्रिंग आता है तो पता नहीं हमारी अपोजिशन क्यों चिढ़ जाती है, पता नहीं क्यों सेंसिटिव हो जाते हैं, और इस दौरान भी फिर जो है एहतजाज शदीद हो गया। इस दौरान इस्लामुद्दीन शेख साहब जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, वो कुछ बोल रहे थे क्योंकि वो माइक पर नहीं बोल रहे थे, इसलिए हम प्रेस गैलरी में उनको सुन नहीं पा रहे। तो उन्होंने क्या कहा, इस पर जो शहजाद वसीम साहब हैं वो बरहम हुए और वो उनकी तरफ बढ़े, उनकी तरफ लपके। दरमियान में कोई आ गया, उन्होंने उनको रोक लिया, पकड़ लिया, और इसी दौरान उधर से भी इल्ज़ामात लग गए और काफ़ी जो है वो एहतजाज जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद जो एक दूसरे को करप्ट, चोर और इस तरह की बातें भी होती रहीं। उसके बाद बैरमन तंगी साहब भी बोले, तो उसके बाद उन्होंने कहा, शहजाद वसीम साहब ने उन्होंने कहा ये अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं और मेरे में हिम्मत है, मैं अकेला इनका मुकाबला कर सकता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग का बिल सिर्फ अभी कागज़ों पर आया था कि इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, इन्होंने ये NRO मांगना चाहते हैं। उसके बाद उधर से अपोजिशन की जानिब से शहजाद वसीम साहब को कहा गया कि तुम मुशर्रफ के यार हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम चोर हो, तुम्हारी काबीना में चोर बैठे हैं। उसके बाद फ़रोग नसीम साहब खड़े हुए। फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि इस कानून साजी का तल्लुक अपोजिशन से नहीं है, किसी फ़र्द के लिए नहीं, मुल्क की मफाद के लिए है। इस पर शीरी रहमान साहब ने कहा कि आप लोग गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। शहजाद वसीम कोई बात करते हैं, आप कोई बात करते हैं, आप लोग गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। इसके बाद मौला बख्श आंडियो साहब खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बात मनवानी हो तो मुहिब वतन जमातें जो हैं वो उनके साथ होती हैं। कौमी असम्बली में भी हमने इनका साथ दिया, लेकिन उसके बाद एक मस्करा खड़ा हो गया और उस मस्करे ने हमारी क़यादत के ऊपर हमले किए और तज़हीक की हमारी क़यादत की। उनका इशारा मुराद सईद साहब की तरफ था। उन्होंने जैसे ये बात कही तो इस पर मोहसिन अजीज़ साहब सेनेटर जो है उन्होंने एतराज़ किया कि आप कैसे किसी रुकन असम्बली को मस्करा कह सकते हैं और आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट ने भी कहा कि एक और ईवान के मेंबर के बारे में आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल ना करें। उसके बाद उन्होंने कहा, मौला बख्श आंडियो साहब ने कहा आप अपनी झूठी ना को छोड़ें
और आप लोग बात मनवा कर फिर गालियाँ भी देते हैं। आप लोग कहें कि हमसे गलती हो गई है, ये नहीं हो सकता कि आप बिलावल और शहबाज शरीफ को गालियाँ दें और हम आपका साथ दें। उन्होंने कहा कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और बाबर रहमान की हम कदर करते हैं और दोनों ने जो बात की है वो मुनासिब बात थी। ये अपने दूसरे लोगों को भी समझाएं कि आप लोगों ने हुकूमत करनी है, ये दुश्मनी करके आग लगानी है। उन्होंने कहा हम बात करते हैं तो ये तंज करते हैं, हम पे हंसते हैं, हमें भी हंसना आता है। हुकूमत जो तकब्बुर में है, हमें ये तकब्बुर कबूल नहीं है, ये माफ़ी मांगें। पाकिस्तान और हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान का मफाद अजीज़ है, लेकिन अपनी क़यादत और एहतराम भी अजीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारी क़यादतों की तौहीन करें और हम आपसे तामुन करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम 20 कदम आगे जा रहे हैं तो आप भी तो 2 कदम पीछे हटें। उन्होंने कहा कि मैं अपनी क़यादत से ये कहता हूँ कि इनके साथ तामुन ना किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इशारा करते हुए यूँ कहा था अपोजिशन की तरफ कि जनाब ये जो अपोजिशन है इन्होंने पाकिस्तान की खातिर हमारा साथ दिया, तो उन्होंने कहा यहाँ पर भी यही रवैया होना चाहिए था। इसके बाद जनाब आगे फैसल जावेद साहब के बयान ने भी जल्दी पे तेल का काम किया। जब फैसल जावेद खान साहब ने कहा कि ये जो इनका बेबी बिलावल है, जिसको ये बेबी कहते हैं, वो हमसे भी 10 साल उम्र में कम है, और उन्होंने कहा कि ये पोजीशन जो है वो छुई मुई है। ये पहले दिन से ब्लैकमेल कर रहे हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म को तकरीर नहीं करने दी थी, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ये उनको हटाने के लिए खामखा में इन्होंने वो सारा ड्रामा किया। इन्होंने जॉइंट सेशन में कश्मीर पर बात नहीं करने दी। कश्मीर के मामले पर हमने बात शुरू की तो मौलाना फजल रहमान का धरना आ गया। नैब तरमीम में ये NRO चाहते हैं, और उन्होंने कहा भारत और अपोजिशन दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। उसके बाद श्री रहमान साहबा खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि ये घिरी हुई तनकीद करते हैं, जो हमारा तामुन था वो पाकिस्तान के लिए था, अब बहुत हो चुका, अब हम इस कानून साजी में हुकूमत को शिकस्त देंगे, अब हम बताएंगे कि बिल्डोज़र कैसे चलता है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो टेक्निकल थी, वो इसी चीज़ पर थी कि बिल जो है वो आज यानी कल जो है वो पेश डायरेक्ट हो सकते हैं या नहीं पेश हो सकते। उस पर टेक्निकल बहस थी, बहुत लंबी बहस हुई, 1.5 घंटा 2 घंटे सिर्फ उस पर बहस हुई, टेक्निकल पॉइंट्स पर, कानूनी ज़ाब्तों पर, कवायद पर। वो उधर से रज़ा रमानी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे पोजीशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से फ़रोग़ नसीम साहब और बाबर रहमान साहब थे। वो टेक्निकल बहस थी, वो कानूनी कायदे ज़ाब्ते नैब के ये इसके सेनेट के कवानीन उनके ऊपर बहस थी। उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने दोबारा यही कहा कि आज अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है तो उसकी वजह जैश मोहम्मद है, हाफिज़ सईद है। 4 दहाइयों से हम ये कहते रहे, बेनज़ीर ये कहती रही कि पाकिस्तान को इससे नुकसान होगा, और पाकिस्तान ये जो लिस्ट हुकूमत ने खुद जारी की है उसमें किसी सियासतदान का नाम नहीं है, बल्कि कलअदम जमातों का नाम है। हम मानते हैं कि ये मामला कौमी मफाद का है, लेकिन हम तस्दीक नहीं कराएंगे, कम अज़ कम मैं इस बिल पर साथ नहीं दूंगा। उसके बाद इस्लामुद्दीन शेख साहब ने कहा कि हम भी साथ नहीं देंगे। उसके बाद फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा आज हम यहाँ बैठे हैं, कल आप यहाँ पर होंगे, शायद हम वहाँ पर हों। तो फिर किसी ने अपोजिशन से आवाज़ लगाई कि आप फिर भी वहीं होंगे, आप फिर भी जो भी हुकूमत आएगी उसका हिस्सा होंगे। उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने तकरीर शुरू की। उन्होंने कहा जी फ़रोग़ नसीम और बाबर रहमान ने तमीज़ से बात की है, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त हो या गलत हो ये उनका हमारा एतराज़ हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों से सेनेट का माहौल ख़राब किया जा रहा है। कायदे ईवान नंबर 1 पोजीशन है, सारे ओहदे ही इज़्ज़त और वक़ार वाले होते हैं। ये लड़ने के लिए हमारी तरफ लपके खुदा का नाम लें, ये पार्लियामेंट है, आपकी गली नहीं है। ये जहन में रखें कि आप मुशर्रफ इस मुल्क का मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। आपको मुशर्रफ की आदत पड़ी हुई है, तो वो दुबई में एड़ियाँ रगड़ रहा है, हमने उसको भी देख लिया था। हमें पता है कि हुकूमत की काबीना में मुशर्रफ के साथी बैठे हैं, उनका PTI से बाद में मुशर्रफ के साथ पहले तल्लुक़ है। उसके बाद शहजाद वसीम साहब खड़े हो गए इस दौरान, और मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने कहा कि ये है इनका हाल, ये है इनका तहम्मुल, ये है इनका बर्दाश्त। इसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इनसे गलती हो ही गई है तो उसको जस्टिफाई, उन्होंने कहा कि अगर किसी से गलती हो ही गई है कि उन्होंने इनको कायदे ईमान बना दिया है, तो इसको उस गलती को कम से कम आप ये तो जस्टिफाई करें, सख्त बात ज़रूर करें। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप जो है वो अपोजिशन की तरफ मारने के लिए लपक पड़े। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर जर्नैल नहीं लगे हुए हैं, लड़ना चाहते हैं तो लड़ने वाले भी हमारे साथ बहुत लोग हैं। उन्होंने इस्लामुद्दीन शेख साहब की तरफ इशारा किया कि ये बुढ़ा ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, इसको ऐसे ना समझो। उसके बाद उन्होंने कहा कि लड़ाई हम भी कर सकते हैं, ये हाउस कानून और कायदे से चलते हैं, किसी की विश या किसी की स्टिक से नहीं चलते। अगर कोई स्टिक दिखाएगा तो वो स्टिक उसे छीनकर उसके सर पर मारेंगे। आपको आखिरी सीट पर होना चाहिए था, पता नहीं आपको कैसे इस सीट पर बिठा दिया गया। उन्होंने उनको कहा, शहजाद वसीम साहब को उन्होंने कहा कि आप हमें जो है वो आंखें दिखाते हैं, हमने बहुत सौ की आंखें देखी हैं, जो हमें दिखाएगा, जो आंखें दिखाएगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। उसके बाद शहजाद वसीम साहब ने कहा कि उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि इनको यानी मुशाहिदुल्लाह खान वगैरह को धमकियों की आदत है, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो मुझे धमकी दी है, और चेयरमैन सेनेट साहब आप इसको रिकॉर्ड पर लाएं। उन्होंने कहा कि देख लो कि ज़बान
ये इस्तेमाल करते हैं, ये किसी गलतफहमी में होंगे। उन्होंने उनको कहा मुशाहिदुल्लाह खान साहब को कि मैं आपके लिए अकेले ही काफ़ी हूँ, मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहता रहूँगा, मैं किसी का कासा लेस नहीं हूँ, नंबर बनाने के लिए खड़ा नहीं होता। और उन्होंने कहा कि अगर बात कौमी सलामती की मेरे ऊपर आ गई है तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। इस पर अपोजिशन ने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल आप निकल जाएँ, लेकिन उस पर उन्होंने कहा शहजाद वसीम साहब ने कि मामला कौमी मफाद का नहीं है, मामला कौमी मफाद का है और गटर जितना उबलता है उतना ही अपना आप दिखाता है। उसके बाद उस्मान काकड़ साहब खड़े हुए जो महमूद खान नजगज़ई की जमात के हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट की तस्दीक कर रही है। एक गैर मुंतखब शख्स ने कल कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गाली दी। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के जिम्मेदार मुशर्रफ हैं। मुशर्रफ अमरीका का पिट्ठू था। इमरान खान के जनरलों के बारे में बयानात मौजूद हैं, अगर कहेंगे तो जो वो रिमार्क्स देते थे वो मैं बता दूंगा। मुशर्रफ दहशतगर्दों को मुल्क का असासा कहते थे। दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड पहले ज़ियाउल हक थे और फिर मुशर्रफ थे। अपोजिशन से मेरी गुजारिश है कि आपने बहुत गालियाँ खाई हैं, आप मजीद गालियाँ ना खाएँ। अगर आज आप लोगों ने बिल पास किया तो आपको गालियाँ प्लस में पड़ेंगी। एक बार इनको सबक सिखाना चाहिए, यानी हुकूमत को सबक सिखाना चाहिए। ये मुल्क की नहीं गैर मुल्की कुव्वतों की मफाद की जंग लड़ रहे हैं। उन कुव्वतों के वकील हैं जिन्होंने इनको यहाँ पर मुसल्लत किया है। अगर अपोजिशन इनका साथ देगी तो मैं बता दूं कि कम से कम पश्तूनख्वा मिली पार्टी जो है वो गालियाँ सुनने को ना तो तैयार है, ना हम इनका साथ देंगे और हम गालियाँ नहीं सुनेंगे। उसके बाद रज़ा रवानी साहब ने फिर टेक्निकल बहस की, लेकिन उस्मान काकड़ साहब के उस बात का जवाब नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत का साथ ना दे। फिर बाबर रहमान साहब ने खड़े होकर बात की। उन्होंने कहा कि यह हुनर भी ज़िंदगी में आजमाना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए, यह पाकिस्तान की जंग है और आप इसमें हुकूमत का साथ दें। उसके बाद राजा ज़फ़रुल्लाह साहब ने 6:58 पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जो ये माहौल ख़राब किया गया है ये पहले कभी नहीं था, जो अब माहौल ख़राब किया जा रहा है, जो भी ये माहौल ख़राब कर रहा है वो हुकूमत का हमदर्द नहीं है और वो इस सिलसिले को ख़राब करना चाहते हैं। मैंने साथियों से मशवरा किया है, वो ये कहते हैं कि अगर ये अल्फाज वापस लें तो ठीक है, वरना मामला नहीं चल सकता और ये अपोजिशन यहाँ पर बैठने को भी तैयार नहीं है। फिर आवाज़ आई कि ना सिर्फ ये अल्फाज वापस लें बल्कि माफ़ी भी मांगें। उसके बाद सेनेटर मुश्ताक साहब ने बात की जो जमात इस्लामी के हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर जितनी डिस्कशन टेक्निकल पॉइंट्स पर हुई है इतनी डिस्कशन FATF के बिलों पर नहीं हुई। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया गया है। बाबर अमान का नाम मुझे पसंद है, उनका नाम ज़हीरुद्दीन बाबर अमान है, बहादुर शाह जफ़र वाला नाम नहीं है। उन्होंने यानी बाबर अमान साहब ने इमाम हुसैन की बात की है, लेकिन इमाम हुसैन ने तो सर दे दिया था लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया था। आप FATF के हाथ पर बैत कर रहे हैं, बैत कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिजली गैस चीनी ये भी मुल्की मफाद के मामले हैं, उन पर भी अपोजिशन से ताउन की अपील की जानी चाहिए। लेकिन मसला यह है कि सिर्फ FATF पर ही क्यों अपोजिशन की मदद मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बिहाइंड द सीन जब मुशावरत करती है तो अपोजिशन को यही नतीजा भुगतना होगा। अपोजिशन ढके छुपे कंसल्टेशन प्रोसेस को छोड़ दे, इस हाउस में ही सारे मामला तय होने चाहिए, गुफ्तगू भी इसी ईवान में होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शहजाद वसीम का मसला नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि अपोजिशन ने NRO मांगा है, गुलाम सरवर खान ने तो यहाँ तक कहा है कि अपोजिशन के रहनुमा वाजिबुल कत्ल हैं। पूरी हुकूमत का अपोजिशन के बारे में यही ख्याल है। क्या हुकूमत और अपोजिशन हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर एक होंगे? अवाम के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत क्यों नहीं एक होते? उन्होंने कहा कि अपोजिशन डट जाए। उसके बाद रहमान मलिक साहब ने कहा, इस्लाम का हवाला देते हुए कहा कि ये जो शहजाद वसीम साहब हैं वो माफ़ी मांग लें। उसके बाद मोहसिन अजीज़ साहब ने कहा कि यहाँ पर इदारों की तस्दीक की जाती है, तस्दीक नहीं होनी चाहिए। इदारे हमारे जो हैं वो हमारे जवान जो है वो कुर्बानियाँ देते हैं। जब आप किसी उनकी तकरीब में जाएँ तो उनके शहीदों को जो अवार्ड दिए जा रहे होते हैं देखकर दिल लरस जाता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ अवार्ड ले रही होती हैं। उन्होंने कहा कि ये जो दो अल्फाज के वजह से मुल्की सलामती के दो पर नहीं लगाना चाहिए और उन्होंने कहा कि पढ़ लें आपके क्या क्या नताइज आ सकते हैं संगीन अगर पाकिस्तान ने ये कानून साजी ना की। उन्होंने कहा सियासत के मौके बाद में भी आएंगे, जो हुआ बाद में आप सियासत कर लीजिएगा, लेकिन ये बिल आप पास करें और इसमें हमारी मदद करें। आप भी अच्छे लगेंगे, हम भी अच्छे लगेंगे, वरना ये कानून साजी तो हो ही जाएगी, बिल तो किसी न किसी तरह से पास हो जाएगा, लेकिन आपको हमें हमारा साथ देना चाहिए। उसके बाद शहजाद वसीम साहब ने कहा कि जी दोबारा तकरीर की। उन्होंने कहा वर्बैटम निकाल कर देख लें, मैंने किसी शख्स का नाम नहीं लिया था। उसके बाद जावेद अब्बासी साहब ने कहा कि मेहरबानी करके यहाँ पर लोग खड़े होकर इदारों की तर्जमानी ना किया करें। हमें पता है कि इस इदारे का क्या काम है, यहाँ पर कोई ना कोई खड़ा होकर किसी न किसी इदारे की जो है वो तर्जमानी शुरू कर देता है। उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब खड़े हुए, उन्होंने शेर पढ़ा। उन्होंने कहा कि तेरी नज़र है मेरा दिल है क्या किया जाए, जनू खिरत के मुकाबिल है क्या किया जाए। ये उन्होंने बाबर रहमान साहब को मुखातिब करते हुए कहा। और उन्होंने कहा कि हमने जो है वो अगर करप्शन 10% की है तो इनके काबीना में बैठे हुए 100% उन लोगों ने जिन्होंने 100% करप्शन किया वो इनके काबीना में मौजूद हैं और एजेंसीज के पास सबूत मौजूद हैं इनकी काबीना के लोगों की करप्शन के। इनकी तो बाजियों के पास से 107 अरब निकल आया था। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपने गिरबान में झांकेगी तो इनको बहुत शर्मिंदगी होगी। आज कराची डूबा हुआ है, कराची के महल में एक शख्स ने छत से छलांग मारकर और वो जो तालाब बना हुआ था उसमें तैरा।
उन्होंने कहा कि आज आपको और आपके वज़रा को, हुकूमत को, उन्होंने कहा कि आपको कराची होना चाहिए था। उन्होंने कहा इनको लिखी हुई पर्चियाँ मिलती हैं और जब आप लिखी हुई पर्चियाँ पढ़ते हैं तो आपके सोचने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। उन्होंने फिर ये कहा कि जिनकी हथेली में सुराख हज़ारों, वो देना भी चाहेंगे तो क्या देंगे किसी को। फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं ये शहजाद वसीम के लिए नहीं कह रहा लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसे को वक्त का क्या नाम दिया जाए, मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। उसके बाद नुमान वज़ीर खटक साहब ने भी अपोजिशन को कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप जो है वो कौमी मफाद की खातिर इस बिल में हमारा साथ दें। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और बाबर रहमान साहब के दौरान फिर मुकालमा हुआ। मौलाना गफूर हैदरी साहब आखिर में आकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा यहाँ पर अदालत आलिया कायम कर दी गई है, वकील जो हैं वो बहस कर रहे हैं, हम तक रहे हैं। छोटी जमातों के अलावा इन दोनों तरफ से इतफाक़ हुआ है कि हमारे अलावा अपोजिशन और हुकूमत में मामला तय हैं, इतफाक़ हो चुका है। अब सिर्फ इतनी सी बात है कि इन्होंने अपोजिशन के कायदीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं, अगर वो वापस लें तो बात ख़त्म हो जाएगी। सुबह तक भी बहस जारी रहे, नए नुक्ते आते रहेंगे, लेकिन आखिर में जो होना है वो हमें पता है। और अजान के बाद बात करते हैं जी। तो अजान से पहले मैं आपको बता रहा था कि गफूर हैदरी साहब ने भी यही कहा कि हमें पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के हुकूमत के साथ मामला तय हैं, इन्होंने इस कानून साजी में हुकूमत का हिस्सा बनना है। ये सारी रात आप फजूल बहस करते रहेंगे, लिहाजा आप हुकूमती जो शहजाद वसीम साहब हैं हुकूमत की तरफ से वो माफ़ी मांगे, बात ख़त्म करें। लेकिन इसके बाद फिर गुफ्तगू की रज़ा रबानी साहब ने, लेकिन वो टेक्निकल बात की उन्होंने, वही कि आज ये बिल पेश हो सकते हैं या नहीं हो सकते। गफूर हैदरी साहब ने बात की, उससे पहले उस्मान काकड़ साहब ने बात की, उससे पहले सेनेटर जो है वो मुश्ताक साहब बात की। तीनों ने ये बात की कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत का साथ देने जा रहे हैं, लेकिन तीनों की बात के जवाब में ना तो नून लीग ने ना पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने खड़े होकर यह कहा कि हमारी हुकूमत से कोई मामला तय नहीं हुए, कोई डील नहीं हुई, हम इनका हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी ने ये बात नहीं की। उसके बाद बैरमन तंगी साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये अपने अल्फाज वापस लें शहजाद वसीम साहब और अपने रवैये पर सोचें। शहजाद वसीम साहब ने कहा कि क्या बात मैंने की है, किसका नाम लिया है, मेरे अंदाज से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मेरा मकसद दिल आज़ारी करना नहीं था, बाकी जो मैंने बात की थी मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ। उसके बाद इस्लामुद्दीन शेख साहब ने कहा कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ का नाम लिया गया, ये जो नाम लेने वाले हैं इनकी इतनी उम्र नहीं है जितने मैंने इलेक्शन लड़े हैं, अगर ये माफ़ी मांग लें तो हम इनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की खातिर हम जान भी कुर्बान कर देंगे। और उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मैंने दोनों तरफ की बात सुनी है, मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करता हूँ। 7:52 पर बिल पेश होना शुरू हुए और इसी दौरान जैसे ही उन्होंने बाबर रहमान साहब ने बिल पहला पेश किया, राजा ज़फ़र साहब ने खड़े होकर कहा कि अपोजिशन डिमांड करती है कि आप ये बिल कमेटी को भेज दें। बाबर रहमान साहब ने कहा कि कमेटी में जब कौमी असम्बली में ये मामला था, तमाम पार्टीज मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। उसके बाद बिल पेश हुए और अपोजिशन के जो मेन लोग बैठे थे वो खामोश रहे, उन्होंने नो नहीं कहा। पीछे जो लोग बैठे थे उन्होंने ऊंची आवाज़ में नो कहा, नो कहने वाले ज़्यादा थे और हक में कम लोग थे। बिल मुस्तरद हो गया और बिल मुस्तरद होने के बाद जो हुआ वो मैं आपके साथ पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अपोजिशन बहुत परेशान थी और शायद वो ये नहीं करना चाहते थे, उनसे हो गया, उसकी जो भी वजूहत थी, लेकिन ये बात है। उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट्स और जो रिएक्ट किया प्राइम मिनिस्टर ने, और हुकूमत इतनी अग्रेसिव है। अब जॉइंट सेशन बुलाने का फैसला किया गया, उस हवाले से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा तमाम तफसीलात। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।